कि आपने कोई सिरप लिया तो पहले वो स्टमक में जाएगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, फिर पूरी बॉडी के अंदर वो जाएगा, जहाँ उसको पहुँचना चाहिए वहाँ वो पहुँच उसका असर दे देगा, जहाँ उसे नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ भी जाकर वो साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। तो अगर मुझे यही काम इन्हेलर से करना हो तो ये चांसेस कम हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारी डोज तो माइक्रोग्राम्स में जा रही है। मेरी कार के अंदर अगर मैं चल रहा हूँ और एसी चल रहा है तो बाहर का पोल्यूशन अंदर अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये ट्रू है? क्या हमें किचन पोल्यूशन से भी बचना है? मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज़ इट? आपके किचन में अप्लाइंसेस बताता हूँ जहाँ से पोल्यूशन बढ़ सकता है। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव कैन ऑल्सो, वो तो बंद है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर खाने बनाने के जो यूटेंसिल्स होते थे या तो मिट्टी के बने होते थे या लोहे के होते थे। हाँ जी। तो उन दिनों में लोगों को अनीमिया नहीं होता था, आयरन डिफिशिएंसी नहीं होती थी। आज से कई साल पहले जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो कई सारी डिजीज़ को सनलाइट, पेशेंट्स को सैनिटोरियम में एडमिट किया, रोज़ सनलाइट बात मिल रहा है, वही उसका इलाज होता था। मैंने कभी स्मोक नहीं की, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लंग डैमेज हुआ होएगा कुछ ना कुछ। मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरा लंग कितना डैमेज है या मेरा लंग हेल्दी है या नहीं है? हाउ डेंजरस इज़ पैसिव स्मोकिंग? जिन घरों के अंदर स्मोकिंग होती है उनके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अस्थमेटिक या ऐसे कुछ प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी आती हैं? कहते हैं सांसें मोहताज होती हैं दिल की धड़कन की, पर आज हम जानेंगे कि ये दिल की धड़कन कितनी मोहताज है इन सांसों की। आज हमारे साथ इंडिया के टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनदीप सिंह जुड़े हैं, जो कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट को लंग डॉक्टर भी कह सकते हैं या फेफड़ों के डॉक्टर भी कह सकते हैं। और एक रीज़न है कि ये एपिसोड हम हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ही वाइड ऑडियंस को रीच आउट करना है, क्योंकि जो छोटे शहरों में भी ऑडियंस है हमें उन तक भी बहुत पहुंचना है, क्योंकि लंग की जो बीमारी है, जो सांस की बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। डॉक्टर मनदीप, वेलकम टू टेक टॉक विद केडी। टेक टॉक विद केडी में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं शुरू करना चाहता हूं कि जो मैंने पहले जिस तरीके से शुरुआत की पहले हम ये सोचते थे कि जो हार्ट है, हार्ट ही सब कुछ है, कोविड के पहले ना, बट कोविड के बाद हमें ये समझ में आई है कि लंग्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। और एक चीज़ और मुझे लगती है कि हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लिवर है, हार्ट है, किडनीज है, ये सारे एनक्लोज्ड हैं, सारे बंद हैं। वहाँ पे एक ब्लड स्ट्रीम और उनके बीच में बैरियर है, राइट। एक मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा लंग्स हैं, हमारे लंग्स आर दी ओनली ऑर्गन विच इज़ एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड, एक्चुअली स्पीकिंग। इस बात में कितनी आपको सच्चाई, गहराई नज़र आती है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट, जो वातावरण में सांस जो चल रही है, हवा है, वो हम डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं। एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म ज़रूर बनाया है ऊपर वाले ने कि वो फ़िल्टर होके जाती है नाक से या मुंह में, या अंदर मैकेनिज़्म होता है जिससे कि हम पार्टिकल्स, जो बैड पार्टिकल्स हैं, उनको रोक लेते हैं। लेकिन वो फिर भी एक डायरेक्ट एक्सपोजर है लंग्स के लिए, क्योंकि फेफड़ों से जो भी हवा हम ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन है या और भी जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं और फिर पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करते हैं। तो ये एक ओपन विंडो है जिसमें कोई कवर नहीं है, उसमें कोई बैरियर नहीं है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक ओपन विंडो है जिससे सारी बैड गैसेज या वो भी ऑक्सीजन हवा के साथ साथ जाती हैं। आज की डेट में हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स की जांच करानी पड़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये एयर पोल्यूशन के बारे में जो मेजर सिटीज़ में जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। मुझे ऐसा समहाउ लगता है कि बॉम्बे में थोड़ी कम एयर पोल्यूशन होती है क्योंकि वो सी साइड है, बट I'll wait for I'll wait to understand from your side कि इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है।
देखो ये जो एयर पोल्यूशन है बेसिकली अर्बनाइजेशन का एक साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डस्ट पहले नहीं होती थी और अब है, ऐसा तो नहीं है कि धुआं पहले नहीं होता था और अब है। पहले उसको हमें उस बचाने के लिए ट्रीज़ थे, अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए हमने वो ट्रीज़ कम कर दिए, तो जो पेड़ कम हो गए तो वो जो प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर है वो स्लो हो गया। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन में जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें डस्ट है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उसकी वजह से भी डस्ट एंड फ्यूम्स उड़ रहे हैं, धुआं उड़ रहा है। ऑटोमोबाइल हैं वो भी बढ़ रहे हैं नंबर में, तो उसकी वजह से जो धुआं होता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें नेचर ने दिया था वो हमने खो दिया। तो ये तो होना ही है कि अब जैसे जैसे हम आगे डेवलप करते जाएंगे और ये चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसे इवेंट्स बढ़ते ही जाएंगे। और आप माने कि आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं था, जब ऑटोमोबाइल्स का स्मोक नहीं था उतना, तो तब भी तो हम घर पे लकड़ी का प्रयोग करते थे, तब भी ये डिजीज़ होती थी। कुछ कारण तो ये है कि उस समय फैसिलिटीज़ नहीं थी इसलिए जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाती थी, कुछ कारण इसलिए अंडर रिपोर्टेड रहते थे, कुछ कारण ये है कि उस समय प्लांट्स और ये सब बहुत पेड़ पौधे ज़्यादा थे तो उनसे बचाव भी धीरे धीरे होता था। कुछ कारण ये भी हैं कि सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है, बाकी पोल्यूशंस भी हैं लाइफ में जो बढ़ गए हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन है या खाने पीने में अडल्ट्रेशन है, वो भी बढ़ गया, पहले वो नहीं था। तो एक तरीके से ये एक होलिस्टिक डैमेज है बॉडी के लिए। तो एक WHO की स्टडी मैं देख रहा था, उन्होंने एक बहुत ही चौंका देने वाली स्टडी की है कि भाई जितनी भी वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर्स, मतलब आज तक, मतलब ह्यूमन मैनकाइंड में जितनी वॉर्स हुई हैं, वो एक नंबर, वहाँ पे जो डिसीज़ हुए हैं, जो मृत हुए हैं लोग, वो नंबर ले लीजिए, और एयर पोल्यूशन से आज की डेट में जितने लोगों की डेथ हुई है, दैट इज़ मोर देन दैट। इट इज़ एन अस्टाउंडिंग रेंज। सो what do you think about that, कि मतलब जो एयर पोल्यूशन से एक्सपोनेंशियली जो ग्रोथ हो रही है डेथ्स की, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम सिर्फ ये माने कि एयर पोल्यूशन से सिर्फ लंग्स पे डैमेज पहुंचने वाला है तो ऐसा नहीं है। अच्छा। तो जैसे आदमी की मौत के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे उसकी डेथ हो सकती है। लंग्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, बाकी ऑर्गन्स हैं। अब जो हम पोल्यूटेंट्स लेके जा रहे हैं, इनहेल करके फेफड़ों में लेके जा रहे हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन में आ रहे हैं, वो धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहे हैं। तो ये मान लें कि सिर्फ लंग्स की वजह से डेथ हो रही है तो ऐसा नहीं है। जैसे वॉर है या कोई ऐसी सिचुएशन में है तो उसमें तो जो डेथ्स होनी है वो मेजरली जो होनी है वो इंजरी से होनी है। तो वो सिर्फ एक कारण है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है इट इज़ डैमेजिंग ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग एवरी वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन, लिवर, किडनी, लंग्स। तो इसीलिए डेथ रेट्स ज़्यादा होना लाजमी है। सो आप कह रहे हैं कि ये एयर पोल्यूशन जो है, और जो आजकल जो स्टडी आ रही है कि दिल्ली के अंदर हम जो सांस ले रहे हैं, एक स्टडी मैं देख रहा था, इंटरनेशनल स्टडी थी, इंडिया की नहीं थी। इट वाज रिटन कि 5.5 साल से हम अपनी जो लाइफ है ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं। इसके अंदर कितना ट्रूथ है? देखिए, जैसे दिल्ली जैसी कंडीशंस हैं जहाँ पर इतना पोल्यूशन है कि एक दिन के अंदर करीब 1 पैक ऑफ सिगरेट का स्मोक चला जाता है शरीर के अंदर। हाँ। तो अगर हम इसको एक कैलकुलेट करें लाइफ स्पैन के हिसाब से तो ये उतना ही डैमेजिंग है जितना कि रेगुलर स्मोकर होता है। जैसे सपोज मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, अगर मैं सेम पोल्यूशन के एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ तो जितना खतरा एक स्मोकर को है उतना ही खतरा लाइफ के लिए मेरे को भी है। तो ग्रेजुअली जो अगर हम स्मोक इनहेल करेंगे तो जो डैमेजेस केमिकल से या स्मोक से होने वो तो स्मोकर को भी हो रहे हैं, नॉन स्मोकर को भी हो रहे हैं। तो जो नॉन स्मोकर है वो भी उसी इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहेगा, तो ऑब्वियसली ये होना ही है। तो लाइफ स्पैन ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। तो आज की डेट में जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं और वो इस एनवायरनमेंट के अंदर जी रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में, तो यू आर सेइंग कि दे आर एक्सपोज्ड टू स्मोकिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम बाय बर्थ, एंड मतलब तो उनका लाइफ स्पैन इज गेटिंग अफेक्टेड। यस, इट इज़ वेरी ट्रू। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ लाइफ स्पैन की बात नहीं है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ग्रेजुअली ख़राब होती जाएगी। आप कई प्रकार की बीमारियों के संपर्क में आ सकते हैं। जैसे फेफड़ों के जो रोग हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपने जैसे कहा कि अस्थमा या सांस से संबंधित रोग बढ़ रहे हैं, उसका कारण एक पोल्यूशन भी हो सकता है। और बच्चों में ये नुकसान कोई उनके पैदा होने के बाद से नहीं शुरू होते हैं। सिंस द डे ऑफ द इंसेप्शन, जब
आप जैसे आपकी अब आप मतलब जो मदर है जो कंसीव कर रही है तो वो भी उसी पॉल्यूशन में रह रही है, तो जो इफेक्ट्स उसके शरीर में पहुंच रहे हैं वो ग्रेजुअली फीटस को, जो वॉर्म के अंदर जो फीटस है उसको भी हो रहे हैं। तो कई बार ग्रोथ रिटार्डेशन मिलती है, बच्चे पैदा होते हैं उनका बर्थ वेट ज़्यादा कम होता है, और कई बार अर्ली डिलीवरीज होती हैं। जब अर्ली डिलीवरीज होती हैं तो जो ऊपर मतलब जो हमारे नेचुरल जो एक प्रोटेक्टिव हुआ है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो जो मतलब कि इस इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा पैदा होने से पहले उसके शरीर को डैमेज पहुंचना शुरू हो जाता है। एंड लेट्स से जो छोटे बच्चे हैं हम देख रहे हैं आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एंड एक मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, एंड डॉक्टर्स पे सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको नेबुलाइजेशन दी जाए, इनहेलर्स दिए जाएं। मैं एक छोटा पॉइंट उसके ऊपर टच करना चाहता हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि ये जो इनहेलर्स हैं इनकी आदत लग जाती है, ये जो नेबुलाइज़र है इनकी आदत लग जाती है, ये ना दे के क्या हम कोई सिरप दे सकते हैं, क्या वो इफ़ेक्ट हो सकता है? तो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? देखो जैसे कि खैर एक समझने वाली बात है, एक स्टिग्मा जोड़ा हुआ है कि दमा एक ऐसी बीमारी है, अच्छी बीमारी नहीं मानी जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एस्थमा एक प्रकार का एलर्जी है, और एलर्जी एपिसोडिक होती है। जब आप ट्रिगर होगा या किसी के कॉन्टैक्ट में आओगे जिस चीज़ से आपके सिम्टम्स बिगड़ते हैं तभी वो लक्षण आएंगे, नहीं तो हो सकता है आपको कोई लक्षण नहीं आए तभी आपको बीमारी की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इनहेलर लिया तो आपको ज़िंदगी भर इनहेलर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा, इनहेलर और सिरप्स या टैबलेट्स में से चूज़ करना होता है, तो हम जब हमारे आँख का इन्फेक्शन हो या ईयर में कोई इन्फेक्शन हो तो फिर ड्रॉप्स लेते हैं, क्योंकि एक तो वो क्विक एक्शन देंगे और जहाँ चाहिए वहाँ काम कर रहा है। इनहेलर का भी यही कॉन्सेप्ट है, जहाँ उसका असर चाहिए ये वहाँ पहुँच रहा है डायरेक्टली, उसका एक्शन क्विक है, जो डोज रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपोनेंट की, सॉल्ट की, वो भी कम है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ भी करना पड़ता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं या डिलेड होते हैं। तो ये बस हमें समझना, और मुझे लगता है कि एक मिसकंसेप्शन है कि एक बार आपने इनहेलर ले लिया तो आपको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। ये डिज़ीज़ की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो हो सकता है उसका वेट बढ़ा है, जब वो कंट्रोल कर ले वेट को तो उसकी शुगर कंट्रोल हो जाए। इसी तरीके से कई डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें इंसुलिन तक लगातार लेना पड़ता है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जिसको डायबिटीज़ होगी उसको हमेशा इलाज लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी को सांस की तकलीफ़ है, पहले तो उसकी सीवियरिटी असेस करनी है। अगर मान लीजिए कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अवॉइड करने से बचा जा सकता है तो वो करना है। फिर थर्ड नंबर आता है मेडिसिन का। कई बार हो सकता है एपिसोडिक सिम्टम्स हो तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए दवा लेनी है और फिर छोड़ देनी है। इनफैक्ट जो मेरे डॉक्टर साहब थे, मुझे जो है सीजनल राइनाइटिस होता है, राइट, एंड आई रीच आउट टू यू ऑल्सो बहुत बार। सर्दियों में एक बार होता है और गर्मियों में जो चेंज होता है वेदर तब होता है। मुझे जो डॉक्टर ने समझाया वो ये था कि व्हेन वी इनहेल या जब हम वो उसमें भी लेते हैं नेबुलाइजेशन, इट इज़ इन माइक्रोग्राम्स दैट इट इज़ रीचिंग, बहुत ही कम पोर्शन मेरे इसमें जाता है। रादर जब मैं चम्मच से 10 ml सिरप ले रहा हूँ, वो पहले तो जाएगा मेरे स्टमक में, इट विल पास थ्रू द इंटेस्टाइन, वो फिर मेरा लिवर सारा कुछ एक्शन में आएगा, फिर वो कुछ असर करेगा। सो मतलब दैट्स द राइट एक्सप्लेनेशन दैट आई एम गिविंग। यस, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने जैसे कहा कि आपने कोई सिरप लिया तो पहले वो स्टमक में जाएगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, फिर पूरी बॉडी के अंदर वो जाएगा, जहाँ उसको पहुँचना चाहिए वहाँ वो पहुँचकर उसका असर दे देगा, जहाँ उसे नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ भी जाकर वो साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। तो जैसे देखा जाता है कि कई प्रकार के ब्लड सिरप, कफ सिरप्स लो तो उससे ट्रेमर्स होते हैं, हाथ कांपते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट इसी के लिए मैं सिरप्स लेता हूँ जिसमें गुआफेनेजन और जैसे ब्रोजिडेक्स हो गया है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जिसमें होता है, तो वो सारे अगर मैं लेता हूँ तो हाथ में ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं। तो अगर मुझे यही काम इनहेलर से करना हो तो ये चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी डोज तो माइक्रोग्राम्स में जा रही है। करेक्ट। तो आपको एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था कि आप दिल्ली में थे, आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही थी, तो दिल्ली से रुद्रपुर आप आए, एक आई थिंक बहुत बड़ा
मूव, इवन फ्रॉम अ करियर स्टैंड पॉइंट एक बहुत बड़ा मूव था। क्या उसका रीज़न दिल्ली की आबो हवा थी? एक बहुत बड़ा कारण वो भी था क्योंकि उन दिनों पॉल्यूशंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे ऑड इवन या उस तरह की बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई थी। अभी तो हमें ऐसा लगता था ये तो शुरुआत है और आगे ये कम नहीं होने वाला है, ये तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री वहीं की वहीं खड़ी हुई है, पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, हमारे लाइफस्टाइल्स नहीं सुधर रहे हैं, नेचर का कोई सपोर्ट नहीं है, ट्रीज़ हमारे बढ़ नहीं रहे हैं उस एरिया में। तो फिर ये एक तो था कि ये प्रोग्रेसिव डैमेज है और ये होना ही होना है। तो फिर एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक ऐसी जगह रिलोकेट हो सकूं जहां पर नेचर बहुत नज़दीक है और उतना पोल्यूशन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, उतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी नहीं है। और तो मुझे लगा कि अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और कैरियर सेटल करने में भी थोड़ा हेल्प मिली और हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल था, तो मैंने सोचा कि यहाँ जाया जाए। तो रुद्रपुर में आपने पहले शुरुआत की मेट्रो सिटी हॉस्पिटल से, विच आई नो, फिर नाउ आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल अभी इस्टेब्लिश किया है, कात्यायनी मेडिकल सेंटर। कैन यू टॉक समथिंग अबाउट दैट? तो 2016 में मैंने मेट्रो सिटी हॉस्पिटल शुरू किया। तो उस समय मोटिव ये था कि एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए एक सेंटर बनाया जाए, और हमने बहुत अच्छे से काम भी किया। और दूसरा ये था कि साथ साथ अपनी आसपास के लोगों को देखकर सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो, तो वो एक दिल में बात थी। वो शायद वहाँ कर पाना मुश्किल था दिल्ली जैसी जगह में, तो अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ये करने की, तो मैंने किया भी, और पब्लिक ने सपोर्ट भी किया और हमने अच्छा काम भी किया, और ग्रेजुअली उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि आज हम एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर पाए हैं, कात्यायनी हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर। और उसके लिए मुझे एक टीम चाहिए थी, तो मेरे साथ मेरे जैसे और भी डॉक्टर्स थे जो इसी सेम मोटिव से चलना चाहते थे, वो लोग जुड़े। हमने आपस में जुड़ के एक बढ़िया एक एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किया जिसमें लगभग सारी बेसिक और सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस भी हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनी, मेडिसिन, पल्मोलॉजी, क्रिटिकल केयर, ऑफ्थेल्मोलॉजी, बेसिक सारी ब्रांचेस, ENT, सब कुछ है। और दूसरा ये कि जैसे हम देखते हैं आसपास के हॉस्पिटल्स में किस तरीके से काम हो रहा है, तो उससे हमने कुछ सीख भी ली कि जैसे हम जो काम करें उस काम का इम्पैक्ट रिजल्ट्स पे होना चाहिए, रेदर देन कि हम मॉनिटरी उसके लिए करें। तो हमने ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाई हैं कि हम हर वर्ग का पेशेंट, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी एरिया से आता हो, उसको इलाज मिले, और उसको कभी डिनाई इस बेसिस पे नहीं किया जाए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। खैर, वो तो डॉक्टर साहब, मैं आपके अंदर मेट्रो सिटी हॉस्पिटल से और उसके पहले से देखता आ रहा हूँ कि जो सेवा भाव आप करते हैं, आई थिंक वो चीज़ जो है दैट कम्स फ्रॉम द लीनिएज दैट वी आर फ्रॉम। आई थिंक रुद्रपुर का तो मुझे पता है कि बिकॉज मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी यहाँ पे रहते हैं, तो मैं जब उनसे बात कर रहा था, दे हैपन टू बी फ्रॉम रुद्रपुर, तो मैंने कहा कि क्या आप डॉक्टर मनदीप को जानते हैं? तो उन्होंने कहा वो तो मसीहा है हमारे यहाँ के। तो क्योंकि कोविड में मुझे पता है कि कोविड में आपने कितनी हेल्प की लोगों की, कितना कोविड में हम सबको पता है कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है। तो आई थिंक एवरीबडी अप्रिशिएट्स दैट स्टेप ऑफ योर्स। जैसे कि एक सोल्जर को वॉर में जाने का मौका शायद किसी सोल्जर को लाइफ में 1 या 2 बार मिलता, वो ऐसे ही हमें एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जब ज़रूरत है सबसे ज़्यादा सोसाइटी को डॉक्टर्स की, तो वो उतनी मेहनत से ही काम कर पाएँ जितनी मेहनत से एक सोल्जर करता है। बिल्कुल, है ना। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमने काम भी किया, रिजल्ट्स भी अच्छा है, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। करेक्ट। खैर, I'll just move a little bit ahead. So, coming back to air pollution and Delhi, right? So, हमने बहुत सारे मास्क्स के बारे में सुना हुआ है। तो देखो, जीना तो हमें है, जो मतलब लोग दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब रुद्रपुर के अंदर भी एयर पोल्यूशन तो है ही, ऐसा नहीं है दिल्ली से काफ़ी कम होगा, बट है।
जीना तो सबने है, काम सबने यहीं पे करना है, रहना हमने यहीं पे है, तो हम किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो आई वांट टू गो डीप इनटू कि भाई मैं अवॉइड कैसे कर सकूं एंड मैं कैसे इस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे बढ़िया तरीके से जी सकूं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मास्क से कि भाई मैं अगर बाहर जा रहा हूं तो क्या मुझे मास्क लगाना चाहिए, कौन सा मास्क लगाना चाहिए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट भी ना होए, कि ऐसा भी ना होए कि यार मैं बाहर जाना ही छोड़ दूं, राइट? तो मैं वो जानना चाहता था कि क्या करना चाहिए हमें। देखो बहुत सारे तरीके के मास्क आते हैं, 95 है, 3 प्लाई मास्क हैं, लोग कपड़ा भी बांधते हैं कई तरीके का, जैसे गमछा बांधते हैं या परना बांधते हैं या रुमाल बांध लेते हैं। कपड़ा बांधते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा होता है कपड़े से? देखिए जैसे हमने कहा कि हमारा जो लंग्स हैं एक ओपन विंडो से जुड़े हुए हैं, राइट, तो कुछ तो बचाव होगा कपड़े से, 25 से 30% तक बचाव हो सकता है। वैसे ही 3 प्लाई मास्क से भी 40 to 45-60% तक भी बचाव हो सकता है। 3 प्लाई मास्क जो आप नॉर्मल हॉस्पिटल्स के अंदर आप लगाते हो, बस उसको लगाने का टेक्निक ठीक होना चाहिए। जैसे कि अच्छे से टाई हो रखा हो, आपका मुंह और जो नाक है वो अच्छे से कवर्ड हो, उसके ऊपर एक क्लिप होता है, वो क्लिप ठीक से लगा हो। ओके, बस इस तरीके से उसका ध्यान रखना है। और जो N95 मास्क है थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि उसको बहुत टाइट रखना होता है, क्योंकि वो पूरा सील एक क्रिएट करना चाहिए उसने, ताकि पार्टिकल्स ना आ पाएँ। उसके पास एक ओपनिंग होती है वहाँ जिस पे फिल्टर होता है, जिससे एयर एक्सचेंज होती है। जो हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें एक वॉल होता है, जब हम सांस खींचते हैं तो वॉल ओपन होता है, जब हम छोड़ते हैं तो वॉल क्लोज होता है। तो उसी फिल्टर्ड जो वॉल है उससे एयर आनी जानी साइड से नहीं आ सकती। अगर साइड से आ रही है तो वो मास्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि कितनी बार पहन सकते हैं। अगर आपके एंड्स डैमेज हो गए हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं, तो फिर वो सील जो नहीं बनेगी तो वो ठीक नहीं है। कई लोग जो बियर्ड है जिनका, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है कि वो सील नहीं क्रिएट हो पाती है, तो वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप चाहो तो N95 मास्क यूज़ कर लो, या फिर आप एक अच्छा कपड़ा परना बांध सकते हो जो कि पूरे एरिया को कवर कर ले। हाँ, वो ठीक है कि अभी आजकल हम बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स की, तो हो सकता है जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स ना रुकें, लेकिन एक लेवल तक 10, 2.5, 30 कुछ तो रुकेगा। मैं इसके ऊपर आऊँगा। तो PM10, PM2.5 इनकी डिफ्रेंसिएशन भी मैं ज़रा पूछूंगा आपसे, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क कि ये जो N95 मास्क आप कह रहे हो, मैंने ये सुना है कि N95 मास्क पहन के हम बाहर तो जा सकते हैं, बट एक्सरसाइज करना बहुत ही घातक हो सकता है। इट कैन बी फेटल। यस, जैसे मैंने कहा ना कि एक छोटा सा वॉल्व है, उसी से एयर एक्सचेंज होना है। कई बार जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है बहुत बढ़ जाता है, तो एयर एक्सचेंज फ्रीक्वेंट होना चाहिए, जो वो हो नहीं पाता है, तो उस वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके। नाउ कमिंग टू PM10, PM2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है, तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन है? हाउ डू वी डिफरेंशिएट? देखो, इट हैज़ बीन डिवाइडेड साइज़ के हिसाब से। पार्टिकल जो मैटर है, PM पार्टिकुलेट मैटर है, उसके साइज़ के हिसाब से इसको किया है। हम अल्ट्राफाइन पार्टिकल तक चले जाते हैं जो लेस देन 300 और 0.300 माइक्रोग्राम तक, माइक्रो मिलीमीटर तक होते हैं। ऐसा है कि जैसे अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी देखें तो हमारे नाक दिया है, मुंह दिया है, नाक के अंदर बहुत सारे कर्व्स होते हैं, उसमें बाल भी होते हैं। ऐसे ही मुंह के अंदर जाते हैं तो एक वॉल्व होता है, उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो विंड पाइप है। विंड पाइप में माइक्रोसिलरी फाइबर्स होते हैं जो कि उन पार्टिकल्स जो अगर इन केस पहले तो उसने फर्स्ट बैरियर क्रॉस किया, नोज़ को या माउथ को, वहाँ से क्रॉस करके अगर वो लार्जर एयर में वो पहुँच भी गया है तो सीलरी जो बैरियर्स हैं वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको वापस हम एक्सपेल करते हैं, इधर स्पिट जब हम करते हैं उसके साथ वो। और ये तो हो गए लार्जर पार्टिकल्स। जो थोड़े से फाइन पार्टिकल्स हैं 2.5 और 5 और लेस देन दैट, तो वो पार्टिकल्स इस बैरियर को भी क्रॉस करके वो पहुंच जाते हैं स्मॉलर एयरवेज में, कई बार एल्वुलाइज तक पहुंच जाते हैं। और वो एल्वुलाइज के बीच का जो गैप है उसको क्रॉस करके वो कई बार ब्लड सर्कुलेशन में भी जा सकते हैं। तो साइज़ का मतलब ये है कि लार्जर द साइज़ तो वो ऊपर ट्रैप होगा, जितना फाइन साइज़ है पार्टिकुलर मैटर का वो नीचे जाकर जो हमारी मेम्ब्रेन है जिससे हमारा चेंज होना है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वुलाइज के बियॉन्ड, उसको भी क्रॉस कर जाते हैं।
तो साइज़ के हिसाब से उनके पेनिट्रेशन टू द बॉडी डिसाइड होता है, और जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना इजीली वो बैरियर्स को क्रॉस कर पाएगा। जब वो एक बार ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो जैसे आपने कहा था बहुत सारे बैरियर्स होते हैं लीवर के साथ, ब्रेन के साथ या बाकी ऑर्गन्स में, उनको भी क्रॉस कर सकता है कई। ओके, जैसे हम कार के अंदर चल रहे हैं, राइट, सो एक दिमाग के अंदर हमारे एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये था, आई यूज्ड टू थिंक दैट वे कि मेरी कार के अंदर अगर मैं चल रहा हूँ और एसी चल रहा है तो बाहर का पोल्यूशन अंदर अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये ट्रू है कि वो एसी को क्रॉस करके अंदर पहुँच आ सकते हैं, उसमें भी एक फ़िल्टर ही है। और कई बार हमारे पास तो टेक्निकल चीज़ें, कार में भी कई सारे मोड्स होते हैं, रिसर्कुलेट होती है एयर, सेम एयर रिसर्कुलेट होती है। अगर मान लीजिए अंदर की एयर प्योर नहीं है, या उसमें कई बार लोग गाड़ी में बैठ के खाना खाते हैं, स्मोक करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो एयर रिसर्कुलेट होती रहती है और फिर वो एयर बाहर नहीं जाती है। अगर इसी तरीके से अगर जब हम वेंट को ओपन करते हैं तो जो बाहर पॉल्यूटेंट्स हैं वो वेंट के थ्रू अंदर आ सकते हैं। ओके, तो वो एक सिंपल फिल्टर की वजह से ही तो रुका हुआ है। तो हम ये कहें कि हम कार के अंदर बैठे हैं तो हमें डैमेज नहीं पहुंचेगा, ये सच नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो मतलब जिन कार्स के अंदर आजकल एयर प्योरीफायर आ रहे हैं, ये मतलब दे आर गुडनेस। हाँ, दे आर गुडनेस। तो उससे मैं आना चाहता हूँ कि घर के अंदर हम जो एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं क्या फ़ायदा करते हैं, कि मतलब कि एक गिमिक है? देखो, एयर प्योरीफायर भी कई टाइप्स के हैं, जिसमें कई में अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ होती है, किसी में हैपा फिल्टर। वैसे ब्रॉडली दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, हैपा, नॉन हैपा। जो तो हैपा फिल्टर वाले हैं दे आर स्टिल बेटर, बट एक प्योरीफायर की एक कैपेसिटी है कि वो इतने स्क्वायर फीट के एरिया की एयर को प्योरीफाई कर सकता है। बिल्कुल। तो बियॉन्ड दैट वो काम नहीं करेगा। आप सोचो कि एक हॉल में आपने एक प्योरीफायर रख दिया है तो वो क्या हेल्प कर लेगा आपकी? वो एयर को उतना फिल्टर ही नहीं कर पाएगा। तो एक अगर कन्फाइंड एरिया है छोटा, जहाँ वो कहता है जी इतने साइज़ का एयर प्योरीफायर है, इतने एरिया को फिल्टर कर सकता है, इसमें हैपा फिल्टर लगा है, दैट इज़ रिलेटिवली सेफर। यूवी हैं तो यूवी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बाकी सिंपल फिल्टर्स होते हैं। ओके, तो हैपा फिल्टर इज़ बेटर। सो टिल द टाइम मैं देख रहा हूँ कि मेरा रूम जैसे 300 स्क्वायर फीट का है और मैंने 350 या 400 स्क्वायर फुट को कवर करने वाला एक एयर प्योरीफायर लगाया है, दैट शुड बी गुड इनफ विद हैपा फिल्टर। विद हैपा फिल्टर एंड विद हैपा फिल्टर ऑफ कोर्स, एंड उसका पीरियोडिकली अगर हम फिल्टर्स चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक प्रिंटर की तरह है, प्रिंटर आपने ले लिया बट उसके बाद कार्ट्रिज का खर्चा ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो इनफैक्ट मैंने मेरे घर पे देयर आर 5 एयर प्योरीफायर्स दैट आई हैव, एंड एवरी ईयर वो एक खर्चा है उसको करने के लिए। बट देन मुझे ऐसा क्योंकि देखो पोल्यूशन घर के अंदर तो नज़र आता नहीं है, बट हाँ मैंने एक चीज़ मैंने नोट किया उसके अंदर कि जैसे घर के अंदर ना कुछ भी अगर सब कुछ बंद है, राइट, एसी चल रहा है, सब कुछ बंद है, लेकिन जैसे ही किचन में कुछ पराठा बन रहा है या किचन के अंदर कुछ तड़का लगा, कुछ हुआ, तो जो किचन के पास वाला रूम है और ड्राइंग रूम है जैसे, तो वो अचानक से उसका AQI जो है वो 30-40 पे चल रहा होता है, वो 200 पे पहुंच जाता है। तो ये किचन पोल्यूशन, मतलब क्या हमें किचन पोल्यूशन से भी बचना है? मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज़ इट? देखिए, ये सिर्फ मैं जो आप कह रहे हो कि हमने पराठा बनाया तो एक फ्यूम और क्रिएट हो गई, मिस्ट एंड फ्यूम, और वो सर्कुलेट कर रही है, तो सिर्फ एक चीज़ है। आपके किचन में अप्लाइंसेस बताता हूँ जहाँ से पोल्यूशन बढ़ सकता है। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव कैन ऑल्सो, वो तो बंद है, लेकिन वो जब खुलेगा तो ना, हाँ, बंद थोड़ा रहेगा। जो उसके अंदर वो क्रिएट हो रही हैं, वो भी एक डैमेज देती हैं। फिर जो आप नॉन स्टिक ये यूज़ करते हो, पैन्स यूज़ करते हो, उसके साथ टेफ्लॉन कोटिंग, उसके साथ ऑयल का कांटेक्ट होता है, फिर टेम्परेचर होता है, फिर वो जो मिस्ट या वो वेपर फॉर्म होती है वो आप इनहेल करते हो, दैट कैन ऑल्सो डैमेज द बॉडी। बट हम नॉर्मली जैसे खाना खा रहे हैं तो हम सबसे पहले खाने का अरोमा लेते हैं, ऐसे स्मेल करते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है वो। तो यू आर सेइंग कि ये नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। देखो, पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर खाने बनाने के जो यूटेंसिल्स होते थे या तो मिट्टी के बने होते थे या लोहे के होते थे। हाँ जी। तो उन दिनों में लोगों को अनीमिया नहीं होता था, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग खाने की जो लोहे की कढ़ाई में खाना बना रहे हैं उसी से धीरे धीरे उस फूड के अंदर आयरन ऐड हो रहा है।
और ये डेली बेसिस पे हो रहा है, राइट 3 टाइम्स अ डे। राइट। तो ये एक एडवांटेज था। अब हमने अपनी कुकिंग मेथड्स को इजी और फास्ट करने के लिए नए नए यूटेंसिल्स बना लिए, और उनके डैमेजेस तो आप एल्यूमिनियम में खाना एल्यूमिनियम में खा रहे हैं, हम टेफलॉन कोटिंग वाला खा रहे हैं या में बना रहे हैं, या जो भी है। अभी तो देखो लोग वापस वो मिट्टी के बर्तन पॉट्स पे जा रहे हैं, मतलब मिट्टी के बर्तनों में यूज़ करना चाहते हैं वो लोग। राइट। मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे टच करना चाहता था, जो कि है इंडोर पोल्यूशन जो बहुत सारी होती है, राइट, घरों के अंदर। जैसे सेंटेड कैंडल्स हो गए, मैंने सुना है सेंटेड कैंडल्स बहुत हार्मफुल होते हैं। हम जलाते हैं, कभी कभी चलाते हैं उन्हें, थोड़ी अच्छी फ्रेगरेंस घर में फैलती है। मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, वो मैंने सुना है कि काफ़ी ख़राब होते हैं। बट ये सारी चीज़ें हमारे लिए लाइफ के अंदर एसेंशियल हो गई हैं, तो क्या हमें इनके अंदर मतलब वी शुड गो फॉर अल्टरनेटिव्स, या ये ठीक है मतलब कभी कभी यूज़ करना इट्स ओके? देखो, इंडोर पॉल्यूशन में ये तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें, बिल्कुल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है। सपोज आपने एयर कंडीशन लगाया है, हाँ जी, उसके लिए आपने एक रूम के अंदर सील क्रिएट किया, फिर वही एक मैकेनिज्म रिसर्कुलेशन ऑफ द बैड एयर हो रहा है अंदर। करेक्ट। कई बार हम नॉइज़ वो करने के लिए हम फोमिंग करते हैं, बिल्कुल। फिर उसके अंदर चूँकि आजकल ब्राइट लाइट किसी को नहीं चाहिए, तो लाइट भी नहीं होती है, तो स्टेरलाइजेशन, नेचुरल स्टेरलाइजेशन मेथड सन से वो नहीं होता है। फिर अब स्टेरिलाइजेशन बाय सन, कैन यू, सॉरी, आप टच कर सकते हो इस पे? मैं टच करूंगा, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि इंडोर पोल्यूशन में ये तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। कुछ कॉमन चीज़ें जो हम कर रहे हैं और होती हैं, वो सबको डैमेज दे रही हैं बराबर। अब आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, कुछ जो फ्लैट्स हैं उसमें सनलाइट आती है, कुछ में रोड साइड का पोल्यूशन एक्सपोजर हो रहा है, कुछ ऐसे जहाँ सनलाइट आती है ना पोल्यूशन का वो सर्कुलेशन, एयर का सर्कुलेशन हो पा रहा है, तो वो ह्यूमिड है। तो जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ फंगल ग्रोथ होने के चांसेस है, तो फंगस ग्रो कर जाती है, तो वो भी एक डैमेज देता है। फिर हम जैसे आजकल कारपेट्स हैं वो लगाते हैं, उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, वो भी कल को आपको एयर पोल्यूशन का, इंडोर एयर पोल्यूशन का काम करेंगे। जैसे मैंने बताया, हम इंसुलेशन के लिए वॉल्स के बीच में कुछ फिल्टर डाल देते हैं, वो कल को जब डैमेज होता है, क्योंकि उसकी भी एक एज है, तो वो एक इंडोर पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और वाई, पहले आपने देखा होगा कि जो अभी भी कहीं आप जाओ, रूरल एरियाज़ में घर हैं, खुले हैं, कमरे 2 हैं, लेकिन सनलाइट बराबर आती है, प्रॉपर आती है, कोई कुछ बीमार नहीं होता। अब हमें चाहिए कि कमरे भी होने चाहिए और उसमें सनलाइट भी नहीं आए, ना एयर सर्कुलेशन हो, ना विंडोज़ हो, तो वो भी एक रीज़न है कि हो रहा है। और सनलाइट आज से कई साल पहले जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो कई सारी डिजीज़ को सनलाइट, पेशेंट्स को सैनिटोरियम में एडमिट किया, रोज़ सनलाइट बात मिल रहा है, वही उसका इलाज होता था। और आज भी नेचुरली आप जैसे अगर आप ट्रेडिशनल स्टाइल में देखो, पहले रुई वाले गद्दे होते थे, उनको अगर सपोज़ वो डैम्प हो गए तो उनको उठा के हम धूप में छोड़ देते थे, वो वापस नए के जैसे हो जाते थे, राइट। तो सनलाइट एक बहुत अच्छा मेथड है स्टरलाइज करने के लिए, और नेचुरल मेथड है, कोई कॉस्ट भी नहीं है इसकी, कोई कॉस्ट नहीं है, राइट। हम तो खैर इंडोर पोल्यूशन और कार के अंदर की पोल्यूशन, ये तो काफ़ी लो लेवल की पोल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, बट अच्छा सॉरी, हमने सेंटेड कैंडल्स के ऊपर टच नहीं किया। उस पर भी मैं जाता हूँ कि देखो, पहले वैक्स का नेचुरल सोर्स होता था, है ना। अब क्या है, सिंथेटिक वैक्स है, सिंथेटिक उसके अंदर एरोमाज डाले गए हुए हैं, तो जब वो बर्न होगा, वैक्स जब बर्न होगा, जब कैंडल बने जलेगा, तो वही कन्वर्ट होगा फ्यूम के अंदर, एंड देन दैट विल बी इनहेलिंग दैट। शुरुआत में तो लगता है कि अच्छा स्मेल आ रहा है और अच्छा गुड फीलिंग आ रहा है, पर वो हमें नुकसान दे रहा है। और आप जैसे कि हम मॉस्किटो रिपेलेंट में वो बत्ती जलाते हैं, बत्ती जैसा जलाते हैं, वो कहते हैं कि एक रात में जितना धुआं, कछुआ छाप जो है, उसका जो एक रात का धुआं इज अराउंड 10 सिगरेट्स के बराबर है। Oh my और God. जो हम वो पहले वो
जो आजकल लिक्विड वाला फॉर्म है वो भी तो एक उसको मिस्ट में फ्यूम में कन्वर्ट करके दे रहा है, वेपर बन रहा है, वो भी हम इनहेल कर रहे हैं, वो भी जब वो मच्छर को नुकसान पहुंचा सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता। ओके। और वो जो मंदिर के अंदर जैसे धूप और अगरबत्ती लगाते हैं, मैंने सुना वो भी हार्मफुल है। वो इसलिए हार्मफुल है, पहले आपने देखा होगा मंदिर घर के बाहर होते थे। बिल्कुल, हाँ जी, वो उसका एक साइंटिफिक रीजन था, वो बाहर क्यों होते थे। ओ तो हम ये कहते हैं भाई घर में इम्प्योरिटीज़ हैं इसलिए हम घर में मंदिर नहीं बनाते हैं, हम बाहर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वजह से बाहर बनाए जाते थे क्योंकि उनका इफेक्ट हम घर में, क्योंकि अगर कमरे बंद हैं और अगर आपका मंदिर घर में है और उसमें आप अगरबत्ती वगैरह कर रहे हो तो उसका जो धुआं है वो तो बहुत मुश्किल से बाहर जा पाएगा। तो मतलब इसेंशियली वी आर सेइंग कि स्मोकिंग के ऊपर अभी हम आते हैं, बट स्मोकिंग के अलावा किसी भी प्रकार का धुआं जो अंदर जा रहा है, इट इज़ अफेक्टिंग आवर लंग्स एडवर्सली। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब आप स्मोकिंग पे आओगे तो मैं इसके ऊपर भी एक बार बात करूँगा। नेक्स्ट अभी बस स्मोकिंग ही स्टार्ट करना है सर। तो जैसे कि एक डिजीज़ होती है उसे COPD कहते हैं और मेजरली कहा जाता है कि COPD इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ओके। तो उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट स्मोकिंग करने से जो उसके केमिकल्स हैं और जो स्मोक है उसकी वजह से एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो ये वो जो फिर जो हम हवा खींच रहे हैं फेफड़ों तक पहुंचा रहे हैं वो पहुंच नहीं पाती है और उसकी वजह से आगे फिर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लंग्स के 2 प्राइमरी फंक्शन है, एक तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और CO2 को बाहर छोड़ना, वो दोनों ही नहीं होते। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे स्मोकिंग के साथ COPD जुड़ा है। हाँ। तो COPD हम कहते थे भाई स्मोकर्स की बीमारी, पर ऐसा नहीं है। अब नॉन स्मोकर्स में भी COPD मिलता है। कैसे? जो बायोमास फ्यूल यूज़ करते हैं घर में, जो लकड़ी जलाते हैं या कुछ इस तरीके का फ्यूल मेथड बर्न यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए या अपने आप को वार्म रखने के लिए हिली एरियाज़ में, या विंटर्स में हम ही करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और जैसे ये जो सारे केमिकल्स हैं ये भी ग्रेजुअली हमें डैमेज दे रहे हैं। आज तो शायद ये हमारी लाइफस्टाइल के लिए नए हैं, जब आज से 15-20 साल बाद हम रीअसेस करेंगे और रीवैल्यूएट करेंगे चीज़ों को कि अब चलो स्मोकिंग कम होगी या बायोमास फ्यूल कम हो गया, बर्न करना कम कर दिया, तब भी डिज़ीज़ का इम्पैक्ट उतना ही है। तो फिर आपको पता लगेगा कि ये भी वो कारण हो सकता है। बट डू यू स्टिल सी कि स्मोकिंग एक सबसे बड़ा कारण है लंग डैमेज का? स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। ये एक मल्टीपल रीजंस हैं जो लंग डैमेज होने की। स्मोकिंग का जो सिगरेट स्मोक का धुआं है वो है, उसके जो अपने केमिकल हैं टार, निकोटीन एंड ऑल। फिर जो ऑटोमोबाइल से जो धुआं बन रहा है उसमें अलग तरीके के केमिकल कंपोनेंट्स हैं, वो कई बार उसमें फ्री रेडिकल्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स भी हो सकते हैं जो कि कैंसर ट्रिगर कर सकता है। उसके अलावा जैसे हमने इंडोर पोल्यूशन में फ्यूम्स हैं जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं या परफ्यूम्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है डैमेज के लिए। और उसके बाद जैसे आपने मुझसे कहा शुरुआत में, आपने कहा कि धड़कन और सांसें जुड़ी हुई हैं आपस में, तो कई सारी मतलब इसलिए कहा जा रहा है एक, क्योंकि जो ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड हार्ट, वो भी तो रिसर्कुलेट होकर ब्लड में ही आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी और रीज़न से ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी है तो वो भी तो लंग्स तक पहुंच रही है। इनफैक्ट हम लंग कैंसर के ऊपर आएंगे, बट मेरे पिछले पॉडकास्ट के अंदर जब मैंने डॉक्टर कनिका सूद से बात की थी, जो कि बहुत बड़े रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में, उन्होंने ये कहा था कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो लंग डैमेज तो मतलब वो तो होना ही है, मतलब देयर इज़ परमानेंट डैमेज टू द लंग, बट फ्रॉम वेर एवर इट इज़ पासिंग थ्रू, यू नो, इट इज़ पासिंग थ्रू योर किडनी, सब कुछ, मतलब इट इज़ पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी ऑर्गन, माउथ से लेके लंग से एवरीवेयर इट इज़ गोइंग। उन सारी चीज़ों का कैंसर होने का उसमें डर रहता है, राइट? सो इट इज़ नॉट ओनली लंग, जो कि खाली लंग्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे डॉक्टर कनिका ने कहा कि हो सकता है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्मोकिंग से रिलेट कर दिया जाए। हाँ। पर स्टमक कैंसर, किडनी के कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, जेनाइटल कैंसर, ये सब हो सकते हैं। उसके अलावा जो डैमेज वो वेसल्स को पहुंचाता है, उसकी वजह से हार्ट डिजीजेस, ब्रेन हैमरेजेस और या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, ये सब भी होते हैं। इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि अगर स्मोक का जो केमिकल, स्मोकिंग के बाद जो केमिकल हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जहाँ जहाँ सर्कुलेट करते हैं वहाँ वहाँ डैमेज कर सकता है। तो स्मोकिंग
can be very dangerous for the body. Why do you think so many people smoke? मतलब आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कोई रीज़न तो होएगा कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी स्मोक करना स्टार्ट किया, एंड जो बंदा आज की डेट में लेट्स से 2 सिगरेट स्मोक कर रहा है, 20 year or a 18-year-old kid, right, or a youngster, he is smoking 2 cigarettes a day. I think when that person reaches 30 years of age or 35 years of age, he will start smoking 20 to 30 cigarettes a day. Why is that? देखो मुझे ऐसा लगता है कि यूफोरिया की एक फीलिंग लेने के लिए हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं और peer pressure. हाँ, सबसे पहला वो मैं उसी पे जाता, सबसे पहला जो होता है वो पीयर प्रेशर होता है। मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। Okay. तो एक वो जो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग लेने के लिए हम करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये वेल बीइंग की फीलिंग क्या, मतलब आई हैव नेवर स्मोक्ड नॉर हैव यू, बट सिंस यू आर अ डॉक्टर यू वुड प्रॉब्ली नो कि वो वेल बीइंग का फीलिंग क्या है। क्या समथिंग ट्रिगर्स इन द ब्रेन, इट गिव्स अ गुड फीलिंग, व्हाट इज इट? इट इज़, आई थिंक इट इज़ एंडोर्फिन विच गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। अभी जैसे आपकी कोई हैबिट है, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं या आप चाहे सिंगिंग करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या आप जैसे आप ये शोज़ कर रहे हैं या पॉडकास्ट शो कर रहे हैं, तो ये आपको एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देता है। Correct. तो यू हैव टू जस्ट चैनलाइज योर ये कि मैं अल्कोहल से करूं या स्मोकिंग से करूं या किसी और चीज़ से करूं, बेसिकली अटेनिंग अ हाई। हाँ, तो फॉर दैट यू कैन चूज अ बेटर ऑप्शन विच इज़ लेस हार्मफुल फॉर यू एंड गुड फॉर सोसाइटी ऑल्सो। लाइक सपोज मेरे को मैं कोई चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ और वो लोगों को अच्छी लग सकती है और उनको अच्छी लगेगी और वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो मुझे सेम फीलिंग आएगी वेल बीइंग की, जैसे कि मुझे सिगरेट पीने की याद या अल्कोहल के बाद आती है। तो मुझे लगता है हमें चैनलाइज करने की प्रॉब्लम है, बस वो चैनलाइज करना है। मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगती है, तो मैं जब भी फोटोग्राफी ट्रिप पे होता हूँ तो ना मैं कभी थकता हूँ ना कभी मैं सोता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सेम इज विद सिगरेट। आप थकते हैं या आपको लगता है थोड़ा टायर्ड है, तो आपने सिगरेट स्मोक किया, आपको वही यूफोरिया हो गया, शरीर में आपको एनर्जी आ गया, आप फिर अपने काम पे चलते हैं। इनफैक्ट यू आर राइट। लेट्स से जैसे ही जब भी पॉडकास्ट मैं रिलीज़ करता हूँ एंड आई सर्कुलेट इट, आई गेट अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस एंड बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं। तो मैं फिर अभी वेट करता हूँ उस चीज़ का ना कि भाई अभी हम सर्कुलेट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग good messages. It's a different high altogether. You suddenly feel very good, right? And similarly, when I'm in the गुरुद्वारा साहब, तो वो एक मेरे लिए एक अलग हाई है कि गुरुद्वारा साहब के अंदर बहुत सेवा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इट इज़ ऑल गोइंग गुड। वो एक अलग लेवल का हाई है। हम काम कर रहे हैं, काम करते हुए आप समथिंग यू आर डूइंग, जैसे आई बिलोंग टू सेल्स, कोई एक विन होती है, वो एक अलग लेवल का हाई है, राइट? सो यू आर टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ हाईज दैट जो हम अचीव करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। आई थिंक जिम एक बहुत बड़ा हाई देता है। व्हेन यू गो टू द जिम यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यार आज मैंने इतना कर लिया। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ हाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल। जो सिगरेट पी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है निकोटीन, जो कि आपको ब्रेन में जाके एक हाई दे रहा है। तो वो उस हाई के लिए सीधा निकोटीन ही क्यों ना कंज्यूम किया जाए, उसको एक स्मोक की तरह अंदर लेके जा रहे हैं। 4000 केमिकल होते हैं एक सिगरेट के अंदर, राइट? 4000 केमिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर हम लेके जाएं, उससे अच्छा जैसे कोई अगर सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं, वो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप थोड़े टाइम निकोटीन च्युइंग गम लीजिए और फिर धीरे धीरे वीन ऑफ करिए। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? कॉमनली आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ ऐसा प्रैक्टिस में कि किसी को बोला आप स्मोकिंग छोड़ दो तो टबैको च्यू करना शुरू कर देते हैं। तो एक फॉर्म चेंज, रिप्लेसमेंट थेरेपी है बेसिकली। तो निकोटिन च्युइंग गम जो है एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है जब तक कि आपके एडिक्शन को कंट्रोल किया जा सके। देखो, निकोटिन आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट और च्युइंग गम विल गिव यू द सेम फीलिंग, एंड जो निकोटिन से रिलेटेड डैमेज है वो बराबर है। बट क्या निकोटीन च्युइंग गम, अगर समझिए एक बंदा सिगरेट स्मोक कर रहा है और एक बंदा निकोटीन च्युइंग गम ले रहा है, तो उसका जो निकोटीन च्युइंग गम ले रहा है उसको लंग डैमेज नहीं होएगा, क्या उसको कुछ और डैमेज होएगा?
बिल्कुल हो सकता है, जो निकोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तो हो ही सकती हैं उसको। जैसे कि ब्लड वेसल, एक तो जैसे निकोटीन से जो फीलिंग आती है निकोटीन लेने के बाद, पैल्पिटेशंस या हार्ट बीट तेज हो जाना, तो वो जो इफ़ेक्ट इंक्रीज्ड हार्ट बीट के हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। ओके, है ना, वो डैमेजेस तो, वो तो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैं। या पैल्पिटेशंस होना वो तो वहीं के वहीं हैं। बीपी का बढ़ जाना वो तो वहीं का वहीं है, वो तो वैसे भी हो ही रहा है। एपेटाइट कम हो जाना वो तो वहीं का वहीं है। बस जो बाकी केमिकल्स हैं जो कि उसके बर्न होने के बाद बनते हैं, जिससे टार फॉर्म होता है, या और भी केमिकल्स हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये स्मोक का रिप्लेसमेंट है निकोटीन च्युइंग गम। तो पर मैं पर्सनली क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं उसको ये मना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कोल्ड टर्की मेथड है। आज ले रहे हो, कल अचानक छोड़ दो, दैट इज़ द बेस्ट मेथड। उसके फेलियर रेट सबसे कम है। ओके। अभी कई बार क्या होता है, अभी जैसे हमने निकोटीन रिप्लेसमेंट किया, फिर फार्मास्यूटिकल डी एडिक्शन के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, बुप्रोपियोन है, चैम्पिक्स है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं। पीपल आजकल, एंड ये तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर हो रहा है वेप्स, जो शुरू, जिसको ई सिगरेट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जिसको बोलते हैं, वो भी स्टार्ट हो गई हैं। देखो, किसी चीज़ को, फॉर्म को मॉडर्नाइज करने से उसका डैमेजेस तो नहीं, निकोटीन तो जा ही रहा है, और मिस्ट तो बन ही रही है ना उसके साथ, स्मोक तो उसमें आता ही है। एक को फीलिंग होती है जब आप मुंह से धुआं छोड़ते हो, मुझे लगता है एक तो फीलिंग वही आदमी लेना चाहता है कि मुंह से धुआं निकल रहा है, वो देख के जो उसको मज़ा आता है, चाहे शायद पता नहीं किक मिलता नहीं मिलता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फ्यूम, जो धुआं है वो आपके लंग्स से गुजर कर ही तो बाहर आ रहा है। बिल्कुल। तो वो डैमेज तो आपको दे ही रहा है ना। और उनके केमिकल्स का क्या पता है, मैंने अभी कहीं देखा था कि इंडिया में तो शायद मिलता भी नहीं है, या बैन है, मिलता भी हुआ तो मोस्टली चाइना से मिलता होगा, चाइना से आता है। तो चाइना के जो आपने स्मगल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या, उसमें वार्निंग्स लिखी हैं, क्या उसमें केमिकल्स हैं, ये कुछ भी नहीं पता। उसको कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, डाइल्यूशन करना है कि नहीं करना है, डाइल्यूशन करना है तो कितना करना है, कितना आप ले सकते हो, कोई वार्निंग नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कॉशन, कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट सिगरेट रेगुलेटेड तो है। हाँ, ये तो रेगुलेटेड भी नहीं है, तो इसमें तो कुछ भी डाला हुआ है। प्लस मैं एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था, 2-3 हफ्ते पहले आया था, ऑन दिस ई सिगरेट्स ओनली। उसमें ये लिखा हुआ था कि इसके अंदर तो हमें मतलब एक तो सिगरेट वाला पॉइंट लिखा हुआ था कि सिगरेट तो हमें पता है, इसका हमें नहीं पता है। दूसरा उसके अंदर ये पॉइंट लिखा था कि जो वेप्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि कंजम्पशन ऑफ दिस इज़ नॉट हार्मफुल। पर डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्होंने तो लिख दिया कंजम्पशन इज़ नॉट हार्मफुल, हम कंज्यूम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इनहेल कर रहे हैं। कहते हैं इनहेलेशन के बारे में कोई नहीं लिखता है कि इनहेलेशन इसकी कितनी ख़राब है। सो मे बी इट इज़, कंटेंट्स तो पता ही नहीं है, तो मे बी इट इज़ नॉट हार्मफुल टू कंज्यूम, बट इनहेलेशन कैन नेवर बी नॉट हार्मफुल। बिल्कुल ठीक है, हाँ, मैं आई एग्री टू योर पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। आते हैं हम ब्रेन डैमेज एंड हार्ट डैमेज बेस्ड ऑन स्मोकिंग। तो ये चीज़ कैसे होता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ दैट हम निकोटीन अंदर ले रहे हैं और हम टार अंदर ले रहे हैं, एंड देन all that travels to the brain, there is a blood brain barrier that is crossed, and then you get a high and all of that. But when it increases significantly, that is when the brain damage starts to happen, or is that a very late stage that it happens? देखो, दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एक्चुअली। जैसे हमने सिगरेट पीना शुरू किया, सिगरेट्स के केमिकल लंग्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में गए, देन ब्लड वेसल्स ग्रेजुअली ब्लड वेसल्स से हार्ट से गए, हार्ट ने पूरी बॉडी को पंप किया। तो वो जो हमारा जो ब्लड है, जो प्यूरीफाइड ब्लड जैसे हम कहते हैं, इवेंचुअली वो प्यूरीफाइड नहीं बचा, उसमें तो सिगरेट का केमिकल्स भी मिल गए। तो जब वो पूरी ब्लड वेसल्स में जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके डैमेज करने लगते हैं उसकी इनर लेयर को, और वो इनर लेयर में छोटे छोटे प्लैक्स बनने लगते हैं, जिसमें फिर बाकी ब्लड सेल्स जो हैं वो ट्रैप होती हैं, कई बार कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स भी ट्रैप होते हैं, और फिर एक
क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि ऐसा नहीं कि मैंने आज सिगरेट पिया और कल क्लॉट बन जाए, ऐसा नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस। तो क्लॉट बन जाता है, फिर वो ब्लड के सर्कुलेशन को रोक सकता है। तो इसीलिए डैमेजेस जो आप ब्रेन डैमेज की बात कर रहे हो, जैसे हम साइप्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, वो ये होने लगते हैं। तो ये लार्जर वेसल्स टू स्मॉलर वेसल्स हो सकते हैं। लार्जर वेसल्स में जैसे जो वेसल सप्लाई कर रही हैं हार्ट से डायरेक्टली बाकी ऑर्गन्स को, वो लार्जर साइज़ में डिवाइड कर लेते हैं, और जो अंदर माइक्रो सर्कुलेशन चल रहे हैं ब्रेन के, वो अलग हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, माइक्रो सर्कुलेशन में वो ट्रैप होती हैं, तो छोटे छोटे डैमेजेस होने लगते हैं। तो अब आप देखें कि लॉन्ग टर्म कोई स्मोकिंग अगर करता है तो कई बार कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मेमोरी लॉस भी होने लगता है, कई बार बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं। तो क्योंकि वो हल्का हल्का नुकसान ब्रेन को दे रहे हैं। जब ये मेजर या मिड साइज वेसल्स को इन्वॉल्व करता है तो सीधा उस एरिया का सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है और वहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और वो आगे जिस एरिया से ब्लड सप्लाई रुकी उसके आगे का पूरा ब्रेन का पार्ट डैमेज हो सकता है। सेम थ्योरी हार्ट के लिए भी है। हार्ट जैसे पूरी बॉडी को चलाने के लिए ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन चाहिए, हार्ट को चलाने के लिए भी ब्लड वेसल्स होती हैं, कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं उनको। तो यही डैमेज कॉरोनरी आर्टरीज को भी धीरे धीरे पहुंच रहा होता है। तो जब वो ब्लॉक हो जाती है तो हमें, जैसे आम भाषा में कहते थे, हम हार्ट अटैक पड़ गया या उस एरिया, वो चीज़ है। इसी तरीके के ये किडनीज़ में भी हो सकते हैं, ये लिवर में भी हो सकते हैं। ओके, एंड हाउ डू आई चेक? सो फॉर एग्जांपल, मैंने कभी स्मोक नहीं की, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लंग डैमेज हुआ होएगा कुछ ना कुछ। मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरा लंग कितना डैमेज है या मेरा लंग हेल्दी है या नहीं है? एंड व्हाट शुड आई बी डूइंग? मतलब जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, प्राणायाम हो गया, योगा हो गया। तो इफ़ यू कैन टच अपॉन दैट टॉपिक कि एक तो मैं चेक कैसे कर सकता हूँ, और मैं इसको हेल्दी रखने के लिए, आई नो आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, तो मैं इसको आगे हेल्दी रखने के लिए डिस्पाइट ऑफ जितनी भी नॉर्मलिटीज़ मुझे दिख रही हैं, उसके बावजूद मैं किस तरीके से अपने लंग को हेल्दी रख सकता हूँ? देखिए, मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, स्मोकर और नॉन स्मोकर। मान लीजिए हमें स्मोकर का चेक करना है कि भी क्या डैमेजेस उसको पहुँचे हैं। तो जैसे हमने स्मोक किया, ब्लड सर्कुलेशन में गया, एक कहीं जाके मेटाबोलाइज होकर शरीर से बाहर तो जाना ही है उसने, कुछ तो हमने धुएं के तौर पर फेंक दिया, कुछ एक केमिकल्स उसे कोटोनिन कहते हैं, वो यूरिन से निकलता है बाहर। तो हम यूरिन में उसकी वैल्यू के हिसाब से ये पता लगा सकते हैं कि कितना एडिक्शन कितना है इसका, और इसका कितना क्वांटिफाई करके डैमेज शरीर को पहुंच सकता है ओवरऑल बॉडी। ओके। और लंग्स के लिए एक सिंपल टेक्निक होती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कि एक मशीन है। वो आज पहले तो बहुत रेयरली कहीं मिलती थी, लेकिन अब तो इजीली अवेलेबल है सब जगह। बहुत हमारे जैसे सेंटर्स जो टियर 3 टियर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी मल्टीपल सेंटर्स पे अवेलेबल है। दूसरा, कई दफ़ा आप खुद घर पे भी चेक कर सकते हो ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज, जैसे कि आप सांस लेकर कितनी देर तक उसको तो वो जो इंस्टा पे आता है वो सही है? तो बिल्कुल ठीक है। आप कम से कम आइडिया तो एक्चुअली ना आप इंसेंटिवाइज कर सकते हो। जैसे आज मैंने 30 सेकंड किया तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं उसको 30 से 35 ले जा रहा हूँ, 35 से 40 ले जा रहा हूँ, या मैं पहले 50 कर पाता था, अब मैं 30 ही कर पा रहा हूँ, तो मेरा डैमेज पहुँच रहा है, मैं नहीं होल्ड कर पा रहा हूँ। सो एक्चुअली ये इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने कोविड के टाइम पे देखा था, तो मुझे लगता था ऐसे ही, बट यू नो व्हाट, मैं और मेरे बच्चे ये कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं। तो जैसे मेरा बड़ा बेटा ही इज़ रीच्ड 1 मिनट, आई हैव रीच्ड 2 मिनट नाउ, एंड माय यंगर सन इज़ अराउंड 30 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स ना, तो उसको हम बोलते हैं कि बड़ा बड़ा बड़ा। तो ये हम गेम खेलते हैं आपस में। तो यू आर सेइंग कि इट इज़ हेल्दी? इट इज़ हेल्दी, इंसेंटिवाइज करना। आप देख सकते हो कि 30, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप कितनी देर रुक सकते हो, लेकिन अगर आप उसको सेकंड्स में नहीं क्वांटिफाई करोगे तो आप कैसे पता लगाओ कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप बेटर हो रहे हो? राइट। और अगर उसको, जैसे हम पीएफटी करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसमें एक स्पायरोमेट्री पार्ट है। स्पायरोमेट्री में एथनिसिटी, एज, जेंडर के हिसाब से एक नॉर्मल वैल्यू हम कम्युनिटी में टेस्ट करते रहते हैं लगातार। वो वैल्यूज़ हम रिकॉर्ड करते हैं, उस वैल्यूज़ के हिसाब से एक बेसलाइन क्रिएट करते हैं, और उन वैल्यूज़, आप सपोज मैंने अपना पीएफटी कराना है, तो मेरा एज कितना है, मेरा हाइट कितना है, मेरा वेट कितना है, मेरी एथनिसिटी क्या है, उसके हिसाब से उन्होंने कट ऑफ वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई हैं ऑलरेडी। मैं जो परफॉर्म करता हूँ उससे कंपेयर कर लेते हैं। ओके। तो उसके कंपैरिजन को परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि मैं उससे 80% कर पाया, उससे 60% कर पाया, उससे 30% कर पाया, उसके हिसाब से सिवियरिटी डिजीज़ की निकाल लेते हैं। ओके। तो और एडवांस नॉन इन्वेजिव टेस्ट्स हैं ये। इट्स अ नॉन इन्वेजिव मेथड, बट इट इज एफर्ट बेस्ड नॉन इन्वेजिव टेस्ट। एफर्ट मतलब एफर्ट कराने वाले का भी है और करने वाले का भी है। अगर मेरा एफर्ट उतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है रिकॉर्डिंग्स, जो रीडिंग्स हैं वो ठीक ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब यू नो, फॉर द ऑडियंस,
व्हाट डू यू थिंक इज़ अ गुड लंग? मतलब कितनी देर तक अगर सांस को होल्ड कर सकते हैं सो इट इज़ अ गुड लंग? टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग। हो सकता है मैं सिर्फ 40 से 50 सेकंड ही कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मैंने डैमेज, मेरे लंग हेल्दी हैं, मैं कोई स्मोक नहीं करता, मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहता, लेकिन मेरी वैसी ट्रेनिंग है। आपने एथलीट को देखा होगा, एथलीट क्यों रोज़ दौड़ता है? उसको पता है वो कर लेगा, बाकी लोगों से बहुत बेहतर है, लेकिन वो रोज़ इसलिए दौड़ता है क्योंकि वो अपने मसल्स और लंग्स को ट्रेन करता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड ऑक्सीजन लेवल उसके बाकी अंगों तक पहुँच पाए। तो ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को लगता है अगर आप 50 सेकंड 55 सेकंड कर पा रहे हो, मेरे ख्याल में उतना बहुत है। ओके। तो जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि क्या गुड नंबर हो सकता है ब्रेथ होल्ड करने का, तो एक ये ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड है। तो जो भी योगा बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे प्राणायाम है या कपालभाति है या और भी कई योगा की फॉर्म्स हैं, उसमें हम बेसिकली यही सिखा रहे हैं कि हम कितना ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, कितना प्रोलॉन्ग्ड एक्सहेल कर सकते हैं, ताकि जो हमारे जो भी एयर ऑक्सीजन हम लेके जा रहे हैं उसको उतना टाइम मिले ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए। तो कम रेस्पिरेटरी रेट में हम वही अचीव कर लेंगे जो हम ज़्यादा अगर हम सपोज हम योगा करते हैं और ब्रेथ होल्ड करते हैं, तो हम उतना ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा सकते हैं जितना कि हम तेज़ रेस्पिरेटरी रेट से। जैसे किसी को दौड़ना है और जब वो दौड़ेगा तो ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उसको पूरा करने के लिए दो चीज़ें बढ़ती हैं, एक तो हमारी सांस फूलती है और दूसरा धड़कन तेज़ होती है। दोनों का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स हों एक्सेलेशन इनहेलेशन के, और इंक्रीज़ हार्ट रेट का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स ऑफ पंपिंग हो कि बाकी ऑर्गन्स तक जल्दी वो जो प्यूरिफाइड ब्लड है पहुंच पाए। तो एथलीट क्या करता है? एथलीट या योगा प्रैक्टिस करने वाले यही करते हैं कि उन साइकिल्स को कम करना है। हमने सिमिलर रिक्वायरमेंट बॉडी की हमने अचीव करनी है कम साइकिल्स में, कम रेस्पिरेटरी रेट पे और कम हार्ट रेट पे। तो जो अच्छे एथलीट होते हैं, जो मैराथन रनर होते हैं, उनका जो एवरेज हार्ट रेट इज़ मच लेसर देन दी नॉर्मल पर्सन इन द कम्युनिटी। तो योगा से हम यही अचीव कर रहे हैं, बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी। यही उसका योगा का मकसद है। और ये दो बेसिक जो योगा मेथड्स हैं, योगा की एक्सरसाइजेज हैं, जो आप घर पे भी कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक प्रॉपर टेक्निक सीखनी है और उसको प्रैक्टिस करना रेगुलर बेसिस पे। तो आई थिंक सो इसके ऊपर मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि नॉर्मली हमने बॉम्बे, दिल्ली जैसे जगहों पे देखा है कि लंग डिटॉक्सिफिकेशन बार्स खुले हुए हैं, राइट? बॉम्बे में तो बहुत है। वो कहते हैं कि आप आइए और 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन लीजिए और अपना ब्लड प्यूरिफाई करके जाइए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गिमिक है, क्योंकि वैसे तो मैं क्या ही हवा ले रहा हूँ। अब इतने समुंदर में एक बूंद की तरह वो है ऑक्सीजन मैं ले रहा हूँ, उससे क्या मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है? बिकॉज बाद में तो वापस से मैं वही है हवा अंदर ले रहा हूँ, तो वो 1 घंटे ऑक्सीजन लेके मुझे क्या मिल जाएगा? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आई थिंक गुड बिजनेस आइडिया फॉर पीपल कि लंग डिटॉक्सिफिकेशन कैफ़ेज या लंग डिटॉक्सिफिकेशन का कोई इंस्टीट्यूट खोलना है। आप इनफैक्ट अपने हॉस्पिटल में मैं रिकमेंड करूँगा खोलो लंग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वेयर पीपल आर टोल्ड टू हाउ टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल in order to purify their lungs, right? Like yoga is one of them, pranayam जो हम करते हैं that is one of them, कपालभाति, ये सारी exercises, breathing exercises, maybe not yoga, अगर योगा से लोगों को डर लगता है तो breathing exercises उसके अंदर सिखाई जाएं खाली, which is like a yoga but just told in a different form. I think good idea. Yes, देखो किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। जैसे सपोज मेरे को शुगर है तो मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, खाने पीने पे ध्यान देना है, फिर मेडिसिन का नंबर आता है। ऐसी ब्लड प्रेशर है, आपने खाने पीने पे ध्यान देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, फिर आपकी मेडिसिन का नंबर आता है। सेम एज विद लंग्स, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पोल्यूशन या जो इन्वायरमेंट है पोल्यूशन से भरा हुआ उससे दूर रहें या बचाव करने की कोशिश करें, और फिर मेडिकेशन का नंबर आता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो फर्स्ट पिलर है ट्रीटमेंट का। एंड क्या ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पॉडकास्ट की जो कि है लंग कैंसर, राइट?
आज की डेट में हम देख रहे हैं जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं वो तो लंग कैंसर से पीड़ित हो ही रहे हैं, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ यंग केसेस जिन्होंने कभी लंग कैंसर मतलब उनके पूरे लीनिएज में कभी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मेरी मदर को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड थोड़ा सा एडवांस स्टेज के अंदर वो था, तो एक नोड लंग के पास में कहीं पे मिली थी, यू नो अबाउट इट राइट। एंड जब हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए थे हमारे, तो उनको हमने बोला कि लंग्स में तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला कि यार आप सरदार हो, आपको नहीं होएगा लंग कैंसर। तो हम कहते सरदार सिगरेट नहीं पीते, उनको लंग कैंसर नहीं होगा, वेरी लेस चांसेस। बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ ट्रू नाउ, राइट? Yes, it is not at all true. Actually, smoking is one of the reason for the lung cancer. But अब जैसे pollution में smoking के अलावा भी तो बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट हैं, राइट। वो भी उतना ही डैमेज दे सकते हैं। तो ये माने कि सिर्फ सिगरेट स्मोकर को हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंसिडेंस रेट इज़ हाई अमंग स्मोकर्स, पर नॉन स्मोकर्स में भी होता है। इनफैक्ट नॉन स्मोकर फीमेल्स में होता है जो कि इंडोर रहती हैं ज़्यादातर, मतलब रूरल एरियाज़ में, तो उनका सिगरेट स्मोक का कोई लेना देना नहीं, और एयर पोल्यूशन है नहीं रूरल एरियाज़ के अंदर, तब भी होता है उन्हें, क्योंकि वो बायोमास फ्यूल यूज़ कर रही हैं। वो भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे अब अर्बन एरियाज़ में आप ऑटोमोबाइल का जो ये धुआं है वो है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, ये एसी है, इनके जो अल्ट्रावायलेट रेज़, जो ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेज़, ये भी एक कारण है। और फिर अब जो ये हमारे रेडिएशंस चल रहे हैं, छोटे छोटे, किसी का फ़ोन है, ये है, वो है, ये सब भी रीज़न्स है। और खाने पीने की चीज़ों में जो अडल्ट्रेशन है वो भी एक रीज़न है। डॉक्टर साहब, पैसिव स्मोकिंग, तो हमने नॉर्मल स्मोकिंग की बात की, मैं पैसिव स्मोकिंग पे आना चाहता था कि हाउ डेंजरस इज़ पैसिव स्मोकिंग। मेरे दोस्त स्मोक कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं इनहेल कर रहा हूँ। फादर स्मोक कर रहे हैं, तो घर पे जो बच्चे हैं वो हैं। इनफैक्ट आजकल तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स स्मोकिंग एज वेल। सो I am not, this is not a feminist comment, but I wanted to know from you, one is about the passive smoking and one is specifically about the females who are now smoking, how dangerous it is for the females who are smoking in early age. देखिए, पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग दो तरह का स्मोकिंग हो गया। पैसिव में भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग, थर्ड हैंड स्मोकिंग, ओके, दो चीज़ें और होंगी। तो एक्टिव स्मोकर तो इज़ ऑलवेज एट रिस्क। और जो पैसिव स्मोकिंग है उसमें यह है कि जैसे हम कोई सिगरेट स्मोक करता है, इनहेल करता है, तो एक गुड अमाउंट ऑफ द स्मोक विच इज़ इनहेलिंग लंग्स तक पहुंचता है और फिर उसमें से बहुत सारा अमाउंट वापस आ जाता है। तो उसमें सिमिलर केमिकल्स हैं जो उसने इनहेल किए थे, उसने एक्सहेल कर दिए। अब वो इन्वायरमेंट में है, सपोज़ मैं बैठा हूँ और मेरे साथ कोई स्मोकर बैठा है, तो हो सकता है कि हम दोनों बराबर ही स्मोक कर रहे हों, और मे बी मोर, क्योंकि 20 to 30% डिपॉजिट होता है, बाकी सारा एक्सहेल हो जाता है। चलो उसमें से भी मैंने जो उसने एक्सहेल किया, हो सकता है मैं उसमें से 20-30% इनहेल कर लूँ, तो बराबर डैमेज दे सकता है, मे बी ज़्यादा भी दे सकता है। ये तो हुआ सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोक कैन हैपन विद फैमिली में, बच्चों को या बुज़ुर्गों को या फीमेल्स को या और भी मेंबर्स हैं जो फैमिली में, उनको। थर्ड हैंड स्मोकिंग क्या होता है, जैसे सपोज़ मैंने सिगरेट पिया और उसके इन्वायरमेंट में पार्टिकल रह गए, और कोई मेरा मतलब डोमेस्टिक हेल्प है, वो कर रहा है, उसको कपड़े धो रहा है या वाइप कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो केमिकल इनहेल कर सकता है, तो थर्ड हैंड स्मोकिंग होगी। क्योंकि किसी ने स्मोक किया और वो इसी कमरे में उसके फ्यूम्स और धुआं सब है, और थोड़ी देर बाद कोई आया और वो साफ़ करता है या उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो इनहेल कर लेता है। तो क्या आपने ये नोटिस किया है कि जिन घरों के अंदर स्मोकिंग होती है उनके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा एस्थमेटिक या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी जल्दी आती हों? ऐसा बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है? ऐसा होता भी है। अब क्वांटिफाई नहीं किया है मैंने अपने उसमें, लेकिन कभी अपनी उसके हिसाब से, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। सो कमिंग टू जो फीमेल स्मोकिंग है, आई वॉज रीडिंग समवेयर कि फीमेल स्मोकिंग इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस एंड वेरी बैड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। मैं तो इंडिया के उस पर्सपेक्टिव में एक बुक थी, उसमें पढ़ रहा था, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था दैट India's future is at risk because young females are smoking.
पहले तो मुझे लगा कि ये मतलब बहुत ही फेमिनिस्ट काइंड ऑफ वो है, ये इट्स नॉट अ गुड कमेंट, बट मैंने जब वो पूरा आर्टिकल पढ़ा, इट वाज एस्टाउंडिंग, राइट? वांटेड टू नो योर कमेंट्स ऑन दैट। देखो, फीमेल सोसाइटी में जो फीमेल है वो बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, क्योंकि जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए फीमेल का बड़ा रोल रहता है और बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल होता है। पुराने ज़मानों में या अभी भी कई जगहों पर जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको स्पेशल फूड केयर मिलता है, ताकि जो ऑफस्प्रिंग है वो, या जो वो हेल्दी हो, उसको अच्छा ग्रोथ अच्छा हो, हेल्दी बच्चा पैदा हो, ये सब चीज़ें हम इतना ध्यान देते हैं कई फैमिलीज़ में, अभी भी होता है वैसा। और जब हम दूसरी तरफ उसी फीमेल को वो स्मोक कर रही है, तो जो उस ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं जहाँ से वो ओवा फॉर्म होना है और वो आगे जाके फ्यूचर में जब वो कंसीव करने के लिए कोशिश करेगी तो एक प्रॉपर साइकिल ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद वो होना है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होना है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम आ सकती है, ओवम बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जब अगर मान लीजिए फर्टिलाइज भी हो गया और इम्प्लांटेशन भी हो गया तो उसके बाद ग्रोथ उसकी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा जब यंग फीमेल शुरू करती हैं स्मोकिंग, तो उसमें अगर सपोज़ वो एक ऐसी एज से शुरू कर रही हैं जहाँ मेनार्की नहीं अचीव किया है, तो वो या तो जल्दी हो सकती है या डिले हो सकती है, मेनोपॉज के टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर सेम जो कैंसर्स आप बॉडी पार्ट में, अदर बॉडी पार्ट्स में ढूंढ रहे हैं, वो आपको उनमें भी, उनके भी जेनिटल्स में देख सकते हो। तो ये अगर मेल स्मोक करता है, वैसे तो स्मोकिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर मेल स्मोक करता है तो वो खुद की बॉडी को डैमेज करता है, लेकिन अगर फीमेल स्मोक करती है तो एक आगे वाली जनरेशन को डैमेज कर रही है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज रिटन इन द बुक। सो तो वो आगे जो जनरेशन आनी है उसको भी, हेल्दी जनरेशन नहीं होगा, हेल्दी ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे, तो वो ना तो किसी तरीके से उतने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ग्रोथ में, ना एजुकेशन में, ना स्पोर्ट्स में, ना किसी चीज़ में। तो फिर आप कैसा फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हो ऐसे में? That's astounding. Thank you for that, doctor. Doctor Saab, I spoke about Dr. Kanika's podcast, right? So one of the lines that she mentioned, and which got me very surprised, was that she said it was mentioned in some of the journals that we are going to see an epidemic of cancer. जैसे हमने कोविड देखा, वैसे we are going to see an epidemic of cancer coming very soon. What is so breast cancer, cervical cancer is already topmost, is what we know. Do you see lung cancer, because of this air pollution and all, becoming a major part of that epidemic? Yes, there will, because जैसे हमने आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, देयर आर स्क्रीनिंग टूल्स फॉर दैट। लंग कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग टूल नहीं है। फ्रीक्वेंट एक्सरेज कराओ तो थ्योरी कहती है कि भाई उसमें भी रेडिएशन है, उससे भी डैमेज हो सकता है। करेक्ट। स्पूटम एग्जामिनेशन कराओ, अगर प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं किया तो उसमें आएगा ही नहीं, अगर है भी तो। सीटी स्कैन कराओ तो लो डोज सीटीज़ हैं, उनसे भी रिस्क है रेडिएशन का। तो एक तो जो अर्ली स्क्रीनिंग है वो टूल कोई टूल अवेलेबल नहीं है लंग कैंसर के लिए। उसके अलावा जो हम लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, एयर पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें तो इक्वली डैमेज कर ही रही हैं, मतलब रिस्क तो है ही है उसकी वजह से। लेकिन स्क्रीनिंग टूल ना होने की वजह से भी हम लेट डिटेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द लंग कैंसर डिटेक्टेड आर इन द लास्ट स्टेजेस। और उन लास्ट स्टेजेस में ऐसे कहते हैं कि 80% ऑफ द कैंसर्स आर डिटेक्टेड इन लास्ट स्टेजेस। आउट ऑफ देम 80% ऑफ द पीपल विल नॉट सर्वाइव फॉर 1 ईयर। अब लेकिन चूँकि बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, तो हम लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर वो लाइफ स्पैन मंथ्स में है, वो ईयर्स में भी नहीं है। मतलब कि जैसे 15 साल, 16 साल, 10 साल, ऐसा नहीं है, वो मंथ्स में है, 12 महीने, 14 महीने, 18 महीने जो लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो रहा है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी ध्यान देना है कि उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहती है। तो लंग कैंसर एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अर्ली डिटेक्शन के लिए कोई स्क्रीनिंग टूल नहीं है। जब स्क्रीनिंग होने के बाद फिर मान लीजिए कि आप लंग कैंसर डिटेक्ट किया, तो बहुत कम स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं जहाँ पर बायोप्सी प्रूव कर पाएँ।
फिर अगर आपने सपोज बायोप्सी भी प्रूव कर लिया, टूल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होनी है, फिर उनकी जेनेटिक वो असेसमेंट होना है, देन आप, तो ये एक लेंदी प्रोसेस भी है, एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। तो अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है सर्जरी से ही काम चल जाए। लेकिन वो इन सब से भी ऊपर है, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और वो मैं अकेला नहीं कर सकता, आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा साथ। उसमें अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, हमारी सोशल जो सोसाइटीज़ हैं वो हैं, हमारा इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी होना ज़रूरी है उसके अंदर। Right. I wanted to talk about one of the most common diseases of lungs, which we find in India. I think I don't know about the worldwide, that you will tell me about tuberculosis. India stands number 1 Okay. in the number of the cases of Okay. TB. Okay. तो ऑलमोस्ट 20 लाख केसेस हैं हर साल। हर साल। Okay. तो 20 मिलियन केसेस हैं, आई थिंक 20 मिलियन, तो 2 करोड़। 2 करोड़ के आसपास, और 4 से 6% इंसिडेंस रेट है। और एक पेशेंट जिसको लंग्स का टीबी है, इट कैन स्प्रेड इट टू ऑलमोस्ट 3-4 अदर पीपल इफ़ इट इज़ नॉट डिटेक्टेड अर्ली, नॉट ट्रीटेड अर्ली। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है एलिमिनेशन ऑफ टीबी, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। और उसके साथ साथ अब पहले ऐसा होता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन डायग्नोसिंग ऑफ टीबी एंड नोटिफिकेशन वाज वेरी लेस। अब वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पब्लिक डोमेन में जो हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट पार्टिसिपेंट हैं वो भी नोटिफाई कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट आउटकम डिक्लेयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो कि मॉलिकुलर लेवल पे काम करते हैं, वो फ्री हो रहे हैं। ओके, वाओ। तो उस टेस्ट का बेनिफिट एक तो अर्ली डिटेक्शन है टीबी का, दूसरा जो रेजिस्टेंट टीबी है उसका भी डिटेक्शन उसी टेस्ट से हो जाता है। ओके। तो आप ये भी जान पाते हो कि टीबी है कि नहीं है, और टीबी है तो रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। ओके। तो एक 3 दिन के टेस्ट में अगर आपको 3 दिन में कोई रिपोर्ट मिलती है, अगर आप उसमें ये पता लग जाएगी आपको टीबी है और वो रेजिस्टेंट टीबी नहीं है, और उसका इलाज जल्दी शुरू हो जाता है, तो उससे बढ़िया क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस होता क्यों है? देखो, ट्यूबरकुलोसिस एक एंड कैन वी अवॉइड इट? ट्यूबरकुलोसिस एक AFB होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई, उससे होता है। उसके भी कई सब टाइप्स हैं आगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और यूजुअली एयरबॉर्न डिजीज़ है, और कई बार मतलब ब्लड सर्कुलेशन से भी हो जाती है। सपोज़ किसी ने इनहेल किया बैक्टीरिया और वो आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म ने उसको सील कर लिया, जैसे लिम्फ नोड कहते हैं। फिर जब आपकी इम्यूनिटी वीक हुई तो वहाँ से वो निकला और जाके किसी भी ऑर्गन पे डैमेज कर दिया। आई हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, लिवर हो सकता है। ओह, तो Okay. मोस्ट कॉमन तो इनहेलेशनल मेथड से होना है, और जहाँ ओवर क्राउडिंग है या जहाँ डिजीज़ को ऑलरेडी कोई बीमार है वो नोटिफाई नहीं कर रहे हैं या इलाज नहीं कर रहे हैं, तो उनमें हो सकता है। तो मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल वेयर इट वाज रिटन कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो उसका जो बैक्टीरिया है दैट इज़ अवेलेबल, दैट इज़ देयर इन एवरीवन, बट उसका जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। एंड प्लस हमें जो इनिशियली जो वैक्सीन दी गई हैं वो काफ़ी काम करती हैं। एक तो अगर ट्यूबरकुलोसिस किसी को सीवियर हो जाता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम करने के लिए, ताकि वो क्योर हो सके। और दूसरा और पहला तो वो है कि वो होने ही नहीं देते, मतलब देयर इज सम डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच इज ऑलरेडी बिल्ट। सो व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट दैट? इट इज़ वेरी ट्रू। एक तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्फेक्शन और डिजीज़ में फ़र्क है। आपने जैसे कहा कि इन्फेक्शन तो सबको है लेकिन डिजीज़ सबको नहीं है। सपोज आपने कहा कि सब में बैक्टीरिया है, तो यू आर इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया, बट आपको डिजीज़ नहीं है। तो डिजीज़ उनमें डेवलप होती है जिनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फेल कर जाता है। ओके। तो उनमें वो डिजीज़ डेवलप हो जाती है।
Okay. And so the other point that I wanted to ask is, if somebody is having a disease, tuberculosis disease, lungs wala hi, right? And that person comes and coughs. So many people are not at risk because they have their own defense mechanism in their body. Is that understanding correct? Yes. And I wanted to ask, because I know at least 3 people in close family जिनको ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स वाला तो हुआ ही नहीं है, अलग अलग लेवल पे हुआ है. किसी को पैर का ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, मतलब थाई के अंदर उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, किसी को हैंड में इधर हुआ है. सो हाउ डज दैट वर्क? मतलब दिस इज द सेम थिंग विच यू वर सेइंग कि जो बैक्टीरिया है वो ट्रैवल करके कहीं जाता है और वहाँ पे इन्फेस्ट होता है. बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है. जैसे मान लीजिए कि मेरे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ने, एक लिम्फ नोड ने एक बैक्टीरियाज को एक एरिया में, एक लिम्फ नोड में सील करके रख दिया. मतलब एक तरीके से आम भाषा में उसको जेल किया. और वो जब भी हमारा प्रोटेक्शन या जो हमारी सिक्योरिटी वीक हुई तो वो जेल तोड़ के भाग गया. जब वो जेल तोड़ के बैक्टीरिया बाहर निकला तो उसको जहाँ छुपने की जगह मिली वो जहाँ के वहाँ छुप गया और फिर वहाँ उसने नुकसान पहुँचाना शुरू किया. वो आइज़ भी हो सकती हैं, वो प्लूरल फ्लूइड हो सकते हैं, मल्टीपल लिम्फ नोड्स हो सकती हैं, किडनी हो सकती हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स हो सकते हैं, जॉइंट्स हो सकते हैं, बोन्स हो सकती हैं. तो हाउ डू वी, ओके, सो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? मतलब हाउ डू यू कम टू नो, जैसे पैर में दर्द हो रहा है, मतलब जिनको पैर में हुआ था, मल्टीपल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास गए, रियल सिनेरियो, मल्टीपल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास गए, किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आया. वन ऑफ द डॉक्टर्स वाज इवन रेडी टू ऑपरेट. देन वेंट टू another doctor who was very experienced, looked at the, मतलब उन्होंने लात देखी और बोला ये टीबी है, जाओ टेस्ट कराओ, एंड वो टीबी निकला. सो ही वॉज फॉर्चुनेट, बट मैनी वुड नॉट बी दैट फॉर्चुनेट. तो इस चीज़ को जज करना, क्योंकि कोई टेस्ट में पता ही नहीं लगेगा, स्प्यूटम से भी नहीं पता लगेगा कि पता लगेगा, उससे भी नहीं पता लगेगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा कुछ है? तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? टीबी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. ओके. तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे आपने एग्जांपल दिया, वो बोन वाला, वो था. और बहुत सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोई टेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है. जैसे मान लीजिए किसी को लिम्फ नोड है तो उसको लिम्फ नोड से या तो फाइनल एस्पिरेशन किया या एक्सीजन किया, उसका टेस्ट हो गया. किसी को लंग्स के अराउंड पानी है या पेट के अराउंड पानी है, पानी आपने टेस्ट के लिए निकाला, उसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है वो कराया, आपने प्रूव कर दिया. ऐसी आई है, आई के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है. अगर हैं भी तो वो सब जगह हो नहीं सकते, थोड़ी डेंजरस है. इसी तरीके से जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे जेनाइटल टीबी कहते हैं, उनके लिए जो है कोई बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन अब तो चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है. तो हमें कई बार इनडायरेक्ट मार्कर्स देखने हैं, जैसे वो माउंट-2 टेस्ट करते हैं या आजकल ब्लड से टेस्ट रेगरा कहते हैं, वो टेस्ट हुआ है, उसको करते हैं. टीबी गोल्ड आम भाषा में कह देते हैं उसको, वो टेस्ट होते हैं, वो कर सकते हैं. और जैसे बोन है तो एक्चुअली इट्स अ क्रोनिक डिजीज़, एक दिन में डेवलप होने वाली नहीं है. एक स्पेसिफिक पार्ट के, और मतलब सपोज एक स्पेसिफिक बोन में लगातार कोई पेन हो रहा है, या उसको फीवर आ रहा है, या कोई जॉइंट पेन है, या उसके ऊपर कोई अल्सर है, या कोई वीकनेस है, या कोई सडनली कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो एक डाउट क्रिएट हो सकता है. ऐसी आई में है, सडन ब्लरिंग हो गई, विजन लॉस हो गया, या रेडनेस ऑफ आई है, डिस्चार्ज है, और वो किसी चीज़ से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो वो टीबी हो सकता है. ओके. ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो कई बार इनफर्टिलिटी है, इरेगुलर मेंसेस हैं, लगातार फीवर है, यूरिन इन्फेक्शंस हैं, वो भी हो सकते हैं, या ब्लड आ रहा है यूरिन में, वो भी हो सकता है. Last comments. We are towards the end of the podcast. आपके लास्ट कमेंट्स ऑन इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल एंड हैविंग हेल्दी लंग्स. एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है, और उस डिसिप्लिन लाइफ के अंदर सिर्फ आपका दिन डिसिप्लिन नहीं होना, उसमें आपका खाना पीना भी है, एक्सरसाइज भी है, आपका फ्रेंड सर्कल भी है, आपकी सोसाइटी भी है. क्योंकि आप सपोज़ मैं तो अपने आप को बहुत चीज़ों से प्रिवेंट करने की कोशिश करता हूँ. मेरा फ्रेंड ही है, स्मोकर है, तो भी मैं रिस्क पे हूँ, तो मुझे सोसाइटी भी उस हिसाब से चूज़ करनी है. मेरे को खाने पीने की चीज़ें ऐसे चूज़ करनी है कि जो कम से कम डैमेज दें, क्योंकि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उस वर्ल्ड में इतना अडल्ट्रेशन है खाने के अंदर.
आप नहीं पता लगा सकते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि जितना आप अपने आप को बचा पाओ उतना अच्छा खाना खाओ, साफ़ सुथरा खाना खाओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से जागो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, एक अच्छी हैबिट रखो, ताकि आपको जो अगर फीलिंग ऑफ वेल बीइंग या यूफोरिया चाहिए उसके लिए कोई गलत चीज़ का यूज़ ना करना पड़े। Thank you, Dr. Mandeep, for coming on to the show and gracing the show and spreading this awareness with regards to the lung health, which is often ignored but is extremely important these days. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके माध्यम से शायद मैं बहुत सारे लोगों तक अपने दिल की बात पहुंचा पाऊँ। थैंक यू। Thank you, Doctor. So this was Dr. Mandeep on Tech Talk with KD, enlightening us on how to maintain our lung health. Do like, share and subscribe Tech Talk with KD. We'll be back with another topic on Tech Talk with KD. Thank you.